पिछले क्लास में हम लोग प्रोटीन स्टार्ट किए थे, उसी से आज आगे बढ़ना है हम लोग को। प्रोटीन्स के बारे में बात किया था कि प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। जब अल्फा अमीनो एसिड्स के बारे में बात हुआ तो ये आपकी कॉपी में बताए थे कि अल्फा अमीनो एसिड यानी अमीनो एसिड्स कहते किसे हैं। अमीनो एसिड्स के बारे में बताया, अमीनो एसिड्स वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहते हैं जहां पर अमाइन और कार्बोक्सिलिक ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हों। ये अमीनो एसिड्स है और अमीनो एसिड्स के कई टाइप थे, अल्फा बीटा गामा, वो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए। अल्फा होगा, बीटा होगा या गामा होगा, ये डिपेंड करेगा कि सीनियर फंक्शनल ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रिस्पेक्ट में अमाइन ग्रुप का पोजीशन किस कार्बन एटम पर है। बता दें कि सीनियर फंक्शनल ग्रुप के बगल के कार्बन को अल्फा कहते हैं और यहाँ अल्फा पर अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा अमीनो एसिड्स। इसे अल्फा अमीनो एसिड्स कहा जाता है। उसी तरह से अगर बीटा कार्बन एटम पे प्रेजेंट है तो बीटा अमीनो एसिड्स, गामा पे प्रेजेंट है तो गामा अमीनो एसिड्स। फिर हम लोग बात किए कि अमीनो एसिड्स का कुछ ही अमीनो एसिड्स का सेक्रेशन हमारे बॉडी में इटसेल्फ होता है, खुद ब खुद होता है। तो जिनका सेक्रेशन हमारे बॉडी में होता है उसे आपको बाहर से सप्लाई करने का जरूरत नहीं है, उसे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। और जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है उसे आपको बाहर से देने का ज़रूरत है, आपके डाइट में होना चाहिए, और उस अमीनो एसिड्स को हम लोग इसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। फिर एक पार्ट और हम लोग डिस्कस किए थे कि अमीनो एसिड्स को अगर हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं एक्वस मीडियम में तो उस कंडीशन में इसका एसिडिक पार्ट यानी COOH ये प्रोटॉन लूज करता है, RCH और NH2 ग्रुप इसके प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, यानी NH3+ और यहाँ गया COO-। और इसका एक स्पेशल नाम था, याद आ रहा है, इसे कहा जाता है ज्विटर आयन। यानी ज्विटर आयन वैसे आयन को कहते हैं जिसमें कटायनिक और अनायनिक दोनों पार्ट अवेलेबल हों। अदरवाइज बाकी किसी आयन को देखोगे तो या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या फिर निगेटिवली होगा, लेकिन ज्विटर आयन में पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, ये दोनों पार्ट होते हैं। अमीनो एसिड्स के बाद में आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग को स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिस्कस करना है, लेकिन थोड़ा सा इसी को यहाँ ध्यान से देखो, आपसे जो पूछेंगे वो बताना। RCH NH2 COOH, बताइए कौन सा, अल्फा बीटा गामा? ये अल्फा अमीनो एसिड्स है और प्रोटीन अल्फा अमीनो एसिड्स के मिलने से ही बना हुआ होता है। इसे देखो तो अगर हम लोग ऐसे लिख दें H NH CH R और COOH, देखो तो वही है या अलग है? RCH CH पर NH2 और COOH, CH पर NH2 और COOH, दोनों यही है। एक्चुअली प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं और जिस लिंकेज से जुड़े होते हैं उसे पेप्टाइड लिंकेज कहा जाता है। और इस पेप्टाइड लिंकेज के फॉर्मेशन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और अमाइन का H ये बाहर निकलता है H2O के फॉर्म में, और ये दोनों पार्ट एक दूसरे से लिंक्ड हो जाते हैं। अब ये स्ट्रक्चर में बताएंगे भी। तो इस लिंकेज को पेप्टाइड लिंकेज कहा जाता है। अगर मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ अमीनो एसिड्स कंबाइन करते हैं तो इन्हें पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है, और पॉलीपेप्टाइड ही प्रोटीन होते हैं। जैसे याद कीजिए कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोग पढ़े थे कि अगर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है तो उसे मोनोसेकेराइड कहा जाता है, अगर 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड जुड़े हुए हैं तो एलिगोसेकेराइड्स, और अगर मोर देन 10 है तो उन्हें पॉलीसेकेराइड। उसी तरीके से मोर देन 10 अमीनो एसिड जुड़ेंगे तब उन्हें हम लोग प्रोटीन यानी कि पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। इसमें स्ट्रक्चर आता कैसे है प्रोटीन का, इसके बारे में यहाँ बोर्ड पे थोड़ा ध्यान से देखना। H NH CH R C कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, ये एक अल्फा अमीनो एसिड्स हो गया। अब इसका दूसरे अल्फा अमीनो एसिड के साथ में कॉम्बिनेशन कराएंगे, NH CH R C++ O और OH। इसी तरीके से आगे की तरफ में बढ़ता चला जाएगा। अब यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और इनका H ये कंबाइन कर देता है,
तो देखो तो OH और H बाहर निकल जाएगा, किसका फॉर्मेशन कर लेगा? H2O का। तो अगर पूरे पॉलीमेरिक चेन को देखें हम लोग तो हर एक में इनका NH ग्रुप ये बाहर निकलेगा और इनका कौन सा पार्ट बाहर निकलेगा? OH। ये H2O के बाहर निकलने के बाद में अब ये पार्ट यहाँ COO और ये NH हो गया। इसी लिंकेज को हम लोग पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। इस लिंकेज का नाम हो गया पेप्टाइड लिंकेज। जिस पेप्टाइड लिंकेज से दो अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं, फिर यहाँ पर भी पेप्टाइड लिंकेज बनेगा, फिर आगे भी बनेगा, फिर आगे भी बनेगा, और मोर देन 10 अमीनो एसिड्स अगर कंबाइन कर गए तो उन्हें पॉलीपेप्टाइड या उसी को सिंपली क्या कहा जाता है? प्रोटीन। बोलो यहाँ तक क्लियर है? सब हम लिखवा देंगे, पहले समझा देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर स्ट्रक्चर के अनुसार से जो पॉलीमेरिक चेन बन रहा है उनके स्ट्रक्चर के अनुसार से प्रोटीन को दो पार्ट में बांटा गया। यहां भी आपको स्क्रीन पर नाम दिख रहा है फाइब्रस प्रोटीन। कहता है कि अगर ये पॉलीमेरिक चेन पैरेलल वे में हो, इस तरीके से करके हो, तब वो फाइब्रस प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ये फाइब्रस प्रोटीन वाटर में इनसॉल्युबल होता है और इसके एग्जाम्पल में आते हैं केराटिन। केराटिन आपके हेयर में पाया जाता है, जिसकी वजह से आपके बाल का कलर जो है ब्लैक दिखता है। ये वाटर इनसॉल्युबल है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। दूसरा होता है मायोसिन, ये आपके मसल में पाया जाता है, ये भी प्रोटीन ही है। दूसरा, अगर ये क्वाइल्ड फॉर्म में है, इस तरीके से क्वाइल्ड हो गए, तो यहाँ ये फॉर्मेशन करता है ग्लोबुलर प्रोटीन का, और ये ग्लोबुलर प्रोटीन वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर में डिसॉल्व होते हैं। और वाटर सॉल्युबल प्रोटीन के एग्जाम्पल में इंसुलिन और एल्बुमिन आता है। इंसुलिन और एल्बुमिन। इंसुलिन का नाम सुने होंगे आप। इंसुलिन आपके बॉडी में ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। हम लोग जो भी खाना खाते हैं, स्टार्च लेते हैं, यह स्टार्च सबसे पहले हाइड्रोलाइज होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। याद करो, स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, और पॉलीसेकेराइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लूकोज बनता है, तो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर गया। अब ग्लूकोज से आपके बॉडी को एनर्जी दिलाने का काम ये इंसुलिन करता है। ये आपके बॉडी में पैंक्रियाज के द्वारा सेक्रेट किया जाता है। अब ग्लूकोज बन रहा है, आप खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो हाइड्रोलाइज करेगा, ब्रेक करेगा। जो ब्रेक करने वाला पार्ट है वो उसको ब्रेक कर दिया ग्लूकोज में। अब आपके बॉडी का इंसुलिन इस पूरे ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, तो आपके बॉडी में ही ग्लूकोज बचा रह जाएगा, और आपके बॉडी में यानी कि आपके ब्लड में ग्लूकोज बचा रह जाएगा। तो आप सुनते होंगे जो डायबिटिक पर्सन होते हैं उनके ब्लड में ग्लूकोज का परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि आपको शुगर हो गया है, आप डायबिटिक हैं। तो डायबिटिक कहने का मतलब ये कि आप अब कमज़ोर होने लगेंगे। क्यों कमज़ोर होंगे? खाना तो आप खा रहे हैं, लेकिन आपका ये खाना जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, और जब एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं करेगा तो आपका बॉडी वीक होने लगेगा, आप कमज़ोर होने लगेंगे, और उसके साथ साथ आपके ब्लड में ये ग्लूकोज का परसेंटेज बढ़ने लगेगा, जो बाकी के दूसरे एबनॉर्मलिटी को जो है क्रिएट करना शुरू करेगा। अब उसके लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन कि इंसुलिन के सपोर्ट में आपको दवा दिया जाएगा, ताकि वो आपका ग्लूकोज जो बन रहा है उसको वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट कर पाए, एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए। कई बार में और ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर आपको देना पड़ता है इंजेक्शन इंसुलिन का। लेकिन आप याद करो कि ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, ये वाटर सॉल्युबल हैं, और वाटर सॉल्युबल होने की वजह से ऐसा नहीं कि आज आप दे लिए तो फिर अब आपका काम खत्म हो गया, रेगुलर देना पड़ेगा, क्योंकि जितना रिक्वायरमेंट है वो यूज होगा और बाकी का जो बचा रहेगा वो आपके बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो जो इटसेल्फ बन रहा होता है, जो पैंक्रियाटिक ग्लैंड में बनाया जा रहा होता है, वो तो आपको प्रॉपर उसी अनुसार से सप्लाई किया जा रहा है, उसी अनुसार से बनता जा रहा है। लेकिन जो आप अपनी तरफ से दे रहे हैं, आपको तो नहीं पता है कि कितना हमारा इंसुलिन नेचुरल काम कर रहा है और कितना बाहर से देने का जरूरत है। पेशेंट को आप देखते होंगे, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं तो उन्हें डाइट भी दिया जाता है और साथ में इंजेक्शन भी दिया जाता है इंसुलिन का। तो ये इंसुलिन का काम है। एल्बुमिन अंडा, उसमें पाया जाता है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। व्हाइट वाला जो पार्ट होता है उसको एल्बुमिन कहा जाता है। तो ये इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड हुआ। इसी में कहा गया कि जो पॉलीमेरिक चेन इनका प्रोटीन का बनता है, अगर वो लीनियर फॉर्म में रहा तब इन्हें हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ये प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर हुआ। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इस तरीके से बेंड कर गए तब इस स्ट्रक्चर को सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहा जाता है।
अगर ये क्वाइल्ड फॉर्म भी अगर बेंड कर गया इस तरीके से, तो इस स्ट्रक्चर को टर्शियरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। और अगर कई टर्शियरी स्ट्रक्चर ग्रुप्ड हो गए हैं, एक जगह पे जमा हो गए हैं, तब इस स्ट्रक्चर को क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। यानी ये प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? क्वाटरनरी। और ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड चेन के अरेंजमेंट की वजह से होता है। अगर इनका ये पॉलीमेरिक चेन लीनियर फॉर्म में है तब उस स्ट्रक्चर को प्राइमरी कहेंगे। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बेंड कर गया तब इसे सेकेंडरी कहेंगे। अगर ये बेंड क्वाइल्ड होने लगा तो टर्शियरी, और कई टर्शियरी स्ट्रक्चर कंबाइन कर गए तो उन्हें क्वाटरनरी। इसके बाद प्रोटीन का एक और टॉपिक है जिन्हें हम लोग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। डीनेचर्ड कहने का मतलब जिसके नेचर को हम लोग क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। जिसके नेचर को हम लोग चेंज कर दिए उसे डीनेचुरेशन कहा जाता है। और ये नेचर बदलता है, या तो आप टेम्परेचर चेंज कर दो या तो आप केमिकल चेंजेज में पीएच चेंज कर दें तो इनका नेचर बदल जाएगा, और इस फेनोमेनन को डीनेचुरेशन कहा जाता है। जैसे कच्चा अंडा ले लें तो उसमें एल्बुमिन किस स्टेट में होता है? लिक्विड फॉर्म में। लेकिन अगर उसी अंडे को आप गर्म कर देते हैं, बॉयल कर देते हैं, बॉयल करने का मतलब आपने टेम्परेचर क्या किया? बढ़ा दिया। तो जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वो कोएगुलेट कर जाता है, थक्का जम जाता है, सॉलिडिफाई कर जाता है, तो वो डीनेचुरेशन की वजह से, यानी उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है वो डिसबैलेंस्ड हो जाता है, वो कहीं से ब्रेक करता है, कहीं दूसरी जगह पे फॉर्म करता है, जिसकी वजह से बनता है। मिल्क, उसमें थोड़ा सा आप दही डाल दिए, जोरन जिसको हम लोग कहते हैं, यानी कि हमने पीएच चेंज कर दिया उसका, अब पूरा का पूरा मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट कर गया, तो पीएच चेंज करने की वजह से हुआ, तो उस फेनोमेनन को भी डीनेचुरेशन कहा जाता है। ये इतना था इससे रिलेटेड। अब इसको लिखवा देते हैं पहले, उसके बाद में फिर आगे 3 पार्ट पढ़ना है। ये हो गया, इसके बाद न्यूक्लिक एसिड, फिर विटामिन, ये इतना ही पढ़ना है हम लोगों को। जिस तरह से लैब में हम कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो उस रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए हम लोग कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर में भी हो रहे हैं। न सिर्फ हमारे बॉडी के अंदर में, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर में होते हैं। और उस केमिकल रिएक्शन को बायोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर हो रहा होता है। और उस रिएक्शन को भी रेट उनके बढ़ाने का जरूरत पड़ता है, कैटलाइज करने का जरूरत पड़ता है। और वहाँ पर जो कैटलिस्ट नेचर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है उसे इंजाइम्स कहते हैं। यानी कि इंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। इंजाइम्स का डेफिनेशन है, इंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच कैटलाइज द नंबर ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। यानी इंजाइम्स आपके शरीर के अंदर में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर में होने वाले बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने का काम करता है। ये नेचुरल है, इटसेल्फ है, आपके बॉडी में क्रिएट करता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट पर ये बनता है। और ये हाईली स्पेसिफिक नेचर का होता है। हाईली स्पेसिफिक कहने का मतलब क्या? स्पेसिफिक उसे कहा जाता है जो किसी खास फंक्शन के लिए बना हुआ। जैसे हम आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, हमको नहीं याद है कि हम आप में से किसी को बुला करके पूछे होंगे या क्लास में पूछे होंगे कि बताओ जी तुम्हारा बायो का क्लास कैसा चल रहा है, कहीं पिछड़ तो नहीं रहा है, ये वाला टॉपिक जो ध्यान से पढ़ना, पूछना उनसे बायो के बारे में। फिजिक्स कहाँ पढ़ने जाता है जी, पूछना तो ये वाला लॉ उनको आता है, ये कहाँ से बना हुआ है, फादर ऑफ फिजिक्स किसको कहा जाता है, पूछना तो उनसे। ठीक है, मैथ्स वाले टीचर कौन कौन पढ़ाते हैं, किनको कुछ नहीं आता है, उनको बोलना क्या कि मेरे से मैथ्स का ट्यूशन ले लें। हमको नहीं लगता है कि हम इसके बारे में कभी बात किए होंगे। तो ये नहीं बात करना मेरे स्पेसिफिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। यानी हम सिर्फ अपने आप से मतलब रखते हैं कि हम आपसे वही पूछते होंगे जो हम आपको बताए हैं। हम कभी आपसे ये नहीं पूछे होंगे कि क्या तुम स्कूल में पढ़ लिया, ये तुमको नहीं आता, नेवर, नॉट एट ऑल। कभी कुछ गार्जियन आते भी हैं, बोलते हैं कि सर इससे पूछिए ना क्या क्या पढ़ा है। हम बोले पूछिए क्या, हमको पढ़ाने दीजिए, उसके बाद हम पूछेंगे कि हम पढ़ाते हैं उसका कितना % पार्ट ये सीखता है, बाकी दूसरे को। तो ये मेरे स्पेसिफिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से एक पार्टिकुलर इंजाइम सिर्फ एक ही काम करेगा। जैसे जो डाइजेस्टिव इंजाइम है वो सिर्फ डाइजेशन में हेल्प करेगा, बाकी का दूसरा काम उसको नहीं है, वो कुछ नहीं करेगा, कहीं हेल्प नहीं करने वाला है। आपका फिजिक्स का पोर्शन बचा हुआ है तो बचा हुआ है, उसमें हम कोई हेल्प नहीं करेंगे। मैथ्स में क्या होगा वो हम आपको हेल्प नहीं करेंगे। जबकि कई वैसे देखेंगे कि दूसरे में इंटरफेयर करेंगे, मैथ्स पढ़ाना छोड़ करके बोर्ड पर फिजिक्स बताना शुरू करेंगे।
ठीक है, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो केमिस्ट्री पढ़ाने लेंगे, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो बायोलॉजी पढ़ाने लेंगे। ये नॉन स्पेसिफिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके बॉडी में प्रोटीनेज है तो ये प्रोटीनेज सिर्फ प्रोटीन के डाइजेशन में, ब्रेकअप में ही हेल्प करता है। इसके अलावा बाकी वो कार्बोहाइड्रेट का क्या होने जा रहा है उससे उसको मतलब नहीं। इंजाइम्स का सेक्रेशन बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पर होता है। जैसे आप खाना खाते हैं तो आपके फूड का डाइजेशन मुंह से ही शुरू हो जाता है, सलाइवा का सेक्रेशन होता है, उसमें भी इंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। अब कहा जाता है कि अगर आपके बॉडी में सलाइवा का सेक्रेशन ही नहीं हुआ, सलाइवा का सेक्रेशन कब होता है? सलाइवा का सेक्रेशन होता है जब आपका फूड के प्रति इंटरेस्ट होता है। जैसे किसी फूड जो आपको बहुत अच्छा पसंद पड़ता है, गोलगप्पा, उसके बारे में अगर हम बात करें तो तुरंत आपके मुंह में जो सलाइवा आ गया होगा, ठीक है। तो वो सलाइवा का सेक्रेशन एक्चुअली सब कुछ जो है हमारे बॉडी में स्पॉन्टेनियस होता है। हमारा अगर कंट्रोल हमारे बॉडी के हर एक पार्ट पर हो जाए तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आपके कहे के अनुसार से हार्ट चलता या रुकता है क्या? अगर आपके कहे के अनुसार से हार्ट चलता रुकता तो पता चलता है कि हम आप में से कई लोग जो कब्बे का मर चुके हैं, क्योंकि बंद करके उसका चालू करना ही भूल जाते। ठीक है, क्या रे अब तो भुला गए, चालू किए ही नहीं है, हार्टे चालू नहीं किए, अब वहां पे गड़बड़ा गया। ठीक है, तो वो स्पॉन्टेनियस हो रहा है, इट सेल्फ हो रहा है। तो जैसे ही आपके दिमाग में आया आपका फेवरेट डिश का नाम, आपका ध्यान गया वहां पर, आपके दिमाग में बात गया कि इसको ये पसंद पड़ रहा है, यानी कि अब ये खाएगा। तो खाएगा तो उसको डाइजेशन के लिए तुरंत से जो एंजाइम का सेक्रेशन शुरू कर दिया, सलाइवा बनना शुरू हो गया। और आप खा नहीं रहे तो सलाइवा तो बना हुआ है, पहले से तैयार है। कहा जाता है कि खाना खाते वक्त में आपका ध्यान जो है फूड पे होना चाहिए, लेकिन हमारा ध्यान स्क्रीन पर होता है, टीवी पर होता है। हम जनरली तभी लोग खाते हैं जब टीवी पर कोई हमारा फेवरेट प्रोग्राम चल रहा होता है। हाँ, अब लाओ, अब जो है बैठ करके खाते रहेंगे जब तक प्रोग्राम चलते रहेगा। कब थाली में से खत्म हो गया कंटेंट ये पता चलता है जब और ढूंढने की कोशिश करते हैं और वो नहीं मिलता है, तब ध्यान जाता है कि अच्छा लगता है कि अब खत्म हो गया। इसका मतलब आपका ध्यान जो है वहां पर नहीं था। तो जब ध्यान ही नहीं था तो उससे रिलेटेड जो एंजाइम्स है उसका सेक्रेशन नहीं होगा। तो थोड़ा सा इस पर वर्क कीजिए। अब ये काम कैसे करता है, इसके मैकेनिज्म के बारे में। इसका मैकेनिज्म एंजाइम का, एंजाइम क्या है समझ में आया? एंजाइम्स स्पेसिफिक नेचर का है और ये ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वर्क करता है, ऑप्टिमम पीएच वैल्यू पर, यानी आपके बॉडी टेम्परेचर पर। जैसे बाकी के कई कैटलिस्ट को हीट करने की जरूरत पड़ता है, केमिकल सब्सटेंस को, लेकिन इसे आपको हीट करने की जरूरत नहीं है, आपके बॉडी टेम्परेचर पर ही है। खाना खाने के बाद में आपको गर्म करने की जरूरत पड़ता है क्या? डाइजेस्टिव इंजाइम को नहीं तो फिर पेट जाकर के सेकना पड़ता है कि अब डाइजेस्टिव इंजाइम जो है वर्क करेगा। वो रूम टेम्परेचर पर, बॉडी टेम्परेचर पे वर्क कर रहा है, ऑप्टिमम पीएच वैल्यू पर, यानी कि जो आपके बॉडी का पीएच वैल्यू है उसी पर वो प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। हाईली इफिशियंट कहा जाता है कि कई, ये आपको मिलेगा सरफेस केमिस्ट्री में, हटा दिया है चैप्टर एंजाइम्स के बारे में, वहां डिटेल से जितनी बातें कर रहे हैं वो वहां की बात कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री का, कि कम से कम जानकारी तो होगा। कहा जाता है कि कई केमिकल रिएक्शन को 10 टू द पावर 30 टाइम्स तक मल्टीप्लाई कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो आप सोचिए कि अगर वो पार्टिकुलर एंजाइम आपके बॉडी में नहीं रहा तो आप मर जाइएगा, तो भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। 10 टू द पावर 30 टाइम्स, इमेजिन कीजिए ना, अगर उस एंजाइम के प्रेजेंस में 1 सेकंड में अगर रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है तो उस एंजाइम को हटा दीजिए तो उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में 10 टू द पावर 30 सेकंड लगेगा। और 10 टू द पावर 30 सेकंड उतना आपका लाइफ नहीं होगा, यानी कि आप मर जाएंगे लेकिन वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, जो कई पार्टिकुलर एंजाइम्स कर देते हैं। तो एंजाइम्स का इतना इंपॉर्टेंस होता है हमारे बॉडी में, ये बॉडी के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से सेक्रेट होते हैं। अब एंजाइम काम कैसे करता है, ये 2 स्टेप में ये वर्क करता है, इनका मैकेनिज्म 2 स्टेप में पूरा होता है। फर्स्ट स्टेप में एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करता है, सबस्ट्रेट रिएक्टेंट को कहा जाता है, यानी जिसको इन्हें कैटेलाइज करना है, और ये कंबाइन कर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। सब लिखवा देंगे, पहले यहां ध्यान से समझ लो। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसके बाद में सेकेंड स्टेप में, स्टेप 2 में, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट करता है एंजाइम प्रोडक्ट एसोसिएशन में, और फिर फाइनली एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अलग हो जाते हैं। जैसे अभी हम और आपके बीच में ये कंडीशन चल रहा है, एंजाइम प्रोडक्ट एसोसिएशन आपके साथ जुड़े हुए हैं,
दिसंबर जनवरी पहुंचते पहुंचते हमारे और आपके बीच का बॉन्ड टूटेगा, हम सेपरेट हो जाएंगे और आप सेपरेट हो जाएंगे, हम फिर फ्री हो जाएंगे दूसरे रिएक्टेंट को कैटालाइज करने के लिए। यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहा है विटामिन, ये भी न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, लेकिन ये हमारे बॉडी में स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है। एक तरीके से ये भी प्रोमोटर के रूप में काम करते हैं, यानी कि आपके बॉडी में जो ग्रोथ हेल्थ मेंटेन करने वाले पार्ट हैं वहाँ पर ये सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। यह स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है डेफिनेशन के अनुसार से वो। और सॉलिबिलिटी के अनुसार से देखें तो विटामिन के दो टाइप्स हैं, एक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है फैट सॉल्युबल और दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल। ध्यान से मेरी तरफ देखो, फैट सॉल्युबल यानी कि जो ऑयल में सॉल्युबल होगा लेकिन वाटर में इनसॉल्युबल होगा, यानी अगर ये आप ले रहे हैं रिक्वायरमेंट से ज़्यादा आप अपने बॉडी को दे रहे हैं तो आपके बॉडी से बाहर नहीं जाएगा, आपके बॉडी में ही स्टोर होना शुरू हो जाएगा, जमा होना शुरू हो जाएगा, तो इसके ज़्यादा होने का चांस ज़्यादा है। तो अगर एक्सेस अमाउंट में ये स्टोर होना शुरू हो गया तो आपके लीवर में जाकर के ये जमा होने लगेगा और उस कंडीशन में हाइपर विटामिनोसिस होता है। वहीं दूसरा जो टाइप है जिसे हम लोग वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं, ये आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहता है, आप लिए और फिर जितना यूज होना था वो यूज होगा और फिर बाकी आपके बॉडी से बाहर निकल जाएगा वाटर में डिजोल्व होकर के। इसके एग्जाम्पल में विटामिन बी ग्रुप है, B12 को छोड़ करके विटामिन सी जैसे सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। मान लें कि आपको डॉक्टर सजेस्ट किए कि आपको विटामिन सी लेना चाहिए, जाइए जूस पीजिएगा हर दिन जिसमें विटामिन सी है। आप दिमाग लगाए कि हर दिन जूस पीने का क्या जरूरत है, ठीक है, वो बोले हैं कि आधा गिलास लेना है या 1 गिलास पीना है, आज ही हम जो है वो 4-5 गिलास पी लेते हैं, 5 दिन का मेरा काम खत्म हो जाएगा। आप 4-5 गिलास पी तो लिए, लेकिन वो आपका 1 गिलास ही आज यूज होगा, बाकी का 4 गिलास आपके बॉडी से बाहर, यूजलेस। कल फिर आपके बॉडी में डिफिशियंसी होगा इसका। यानी कि जो वाटर सॉल्युबल हैं वो आपके बॉडी में रेगुलरली सप्लाइड होने चाहिए, क्योंकि वो आपके बॉडी में स्टोर्ड नहीं होता है और इसके डिफिशियंसी का चांसेस है। जैसे आप मूड बनाएं कि विटामिन सी हमको महीना में 1 आध दिन का भी मिल जाना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं कि जूस से ही मिलेगा, आप फ्रूट्स लेते हैं उसमें भी विटामिन सी मिलता है, आप नींबू खाते हैं उसमें भी होता है, सलाद खाते हैं उसमें भी, माने बहुत सारे कंटेंट हैं। वो आपको एनसीईआरटी बुक में एक टेबल मिलेगा, वो टेबल आपको नोट करना है। यहाँ पर देखो ये आपके बुक का है, ये टेबल आप देखोगे नीचे क्लासेज जो पढ़ते आ रहे हैं ये टेबल आपको नोट करना है। और इस टेबल में आपको विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, बी की कमी से बेरी बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, याद आ रहा है नीचे क्लासेज में? वही पार्ट यहाँ दिया हुआ है, जो आपको लगे कि हाँ ये इंफॉर्मेटिव है उसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा, नोट कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है। बिलो एवरेज लेवल के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन भी रहता है। बोर्ड के पेपर में 20 to 30% क्वेश्चन बिलो एवरेज लेवल का होता है, या बिलो लेवल का 20 to 30 नहीं सॉरी 15% के अप्रॉक्स में क्वेश्चन होता है बिलो एवरेज लेवल का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई स्टूडेंट्स का मार्क्स बिलो एवरेज लेवल से भी कम आता है, क्योंकि ना तो बेहुदा जो पढ़ना है वो पढ़ा और ना ही वो बिलो एवरेज वाला पढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि पहले भी नहीं पढ़ा है, तो कम से कम नोट कर लीजिएगा जो पहले पढ़ा हुआ है वो। तो फैट सॉल्युबल है, इसके ज़्यादा होने का चांसेस है, यानी कि हाइपर विटामिनोसिस। जो वाटर सॉल्युबल है वो आपके बॉडी में कम होने का गुंजाइश है, तो उसे कहा जाएगा हाइपोविटामिनोसिस। जैसे याद करो सॉल्यूशन में हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक, याद आ रहा है? हाइपरटोनिक में ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो गया था और हाइपोटोनिक में ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया था। तो अगर विटामिन कम है तो हाइपोविटामिनोसिस, और अगर ज़्यादा हो गया तो हाइपर विटामिनोसिस। ये इतना विटामिन से रिलेटेड था। अब एक टॉपिक और बचा हुआ है, न्यूक्लिक एसिड। यहां देखो थोड़ा सा समझो इसको, इसमें वही सारा पार्ट है जो आपके ज़रूरत का है उसके बारे में। न्यूक्लिक एसिड, 2 न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम लोग बार बार बात करते हैं, पढ़े हैं नीचे क्लासेस में, आप भी सुने हैं, डीएनए आरएनए। पूरा नाम याद कीजिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड भी लोग बोलते हैं। एक्चुअली ये न्यूक्लिक एसिड भी पॉलीमर्स हैं, और ये पॉलीमर्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, इसलिए यहाँ पर देख रहे हो न्यूक्लिक एसिड्स आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि इनके मूल नंबर न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एंड देयरफॉर दे आर नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, इसलिए इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। न्यूक्लियोटाइड्स का अगर अरेंजमेंट देखेंगे हम लोग
तो न्यूक्लियोटाइड्स में 3 पार्ट होते हैं, एक शुगर, दूसरा बेस और तीसरा फॉस्फेट। ये तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है और कई न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से। एक और नया लिंकेज आ गया। आप बताओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहां पर? कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज फ्रुक्टोज को, मोनोसेकेराइड को जोड़ने का काम करता है। पेप्टाइड लिंकेज प्रोटीन में अमीनो एसिड्स को जोड़ने का काम करता है और फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने का काम करता है। कहां पे? न्यूक्लिक एसिड्स में, उससे जुड़ा हुआ होता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट लिंकेज आ गया जो आपको ध्यान में रखना है और क्वेश्चन यहां से आ जाएगा। सोच रहे हो कितना आसान सा पार्ट है? इसी जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको मिस कर देते हैं स्टूडेंट। आप एक जगह पर भी कहीं लिख लीजिएगा, तीनों को याद रहेगा, बॉक्स में कर दीजिएगा ताकि ध्यान जाए वहां पर कि क्या है। अब शुगर और बेस, इनके बारे में थोड़ा सा, यानी कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन कौन कौन सा डीएनए का, आरएनए का होता है। जो शुगर में 2 तरह का शुगर होता है, एक राइबोज और दूसरा डीऑक्सीराइबोज। ये राइबोज आपके आरएनए में पाया जाता है और 2-डीऑक्सीराइबोज डीएनए में पाया जाता है। नाम को अगर ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा हेल्प भी मिलेगा आपको। राइबोज, इसमें 5 कार्बन एटम्स होते हैं, पेंटागोनल स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। ये 5 कार्बन कंटेनिंग है। जैसे हम लोग पढ़े थे टेट्रोज, पेंटोज, तो ये पेंटोज के एग्जांपल्स में आता है। डीऑक्सी का मतलब क्या होता है? रिमूवल, यानी कि अगर राइबोज का, जैसे डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, तो डीऑक्सी का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो बुक में स्ट्रक्चर दिया, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर देखने का मन है तो आप देखोगे। तो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर के एग्जाम्पल में देखोगे तो सिर्फ फर्क रहेगा, सेकेंड कार्बन एटम से एक ऑक्सीजन कम है, इसलिए इसका नाम पड़ा है डीऑक्सी। तो शुगर 2, आरएनए में राइबोज हो जाएगा और डीएनए में क्या हो जाएगा? डीऑक्सी राइबोज। बेस 2 तरह का होता है, प्यूरिन बेस और पायरिमिडीन बेस। यहां ध्यान देना, बिल्कुल सब यही याद हो जाएगा। प्यूरिन बेस और पायरिमिडीन बेस। प्यूरिन बेस में एडेनिन और गुआनिन आता है। ये एडेनिन और गुआनिन दोनों में पाया जाता है, डीएनए में भी पाया जाता है और आरएनए में भी पाया जाता है। एडेनिन और गुआनिन दोनों में होगा। पायरिमिडीन बेस में 3 है, इन 3 में से 2 पाया जाता है डीएनए में और 2 पाया जाता है आरएनए में। अब यही याद रखना है कि कौन डीएनए में पाया जाता है और कौन आरएनए में पाया जाता है। ये साइटोसिन भी दोनों में पाया जाता है, यानी कि एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, चाहे वो डीएनए हो या फिर आरएनए हो, सब में पाया जाएगा। अब डिफरेंस आ जाएगा थाइमिन और यूरासिल में। थाइमिन पाया जाता है डीएनए में और यूरासिल पाया जाता है आरएनए में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आप क्वेश्चन बैंक देखना, ठीक है, उसमें देखोगे आप तो यूरासिल क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन पूछता है नेम द पायरिमिडीन बेस एब्सेंट इन डीएनए। यूरासिल। नेम द पायरिमिडीन बेस एब्सेंट इन आरएनए। थाइमिन। अब याद रखना होगा आपको, तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल। तो यूरासिल में देखो आर है, तो आरएनए में ये पाया जाता है यूरासिल में, और बाकी ये डीएनए में नहीं पाया जाएगा। कोई भी एक पार्ट आप याद रखोगे तो दूसरा पता चल जाएगा, ठीक है। एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन ये तीनों में पाया जाए, दोनों में पाया जाता है, डीएनए में भी और आरएनए में भी। तो डिफरेंस कहां पर है? थाइमिन में और यूरासिल में। तो बताओ थाइमिन कहां होगा? डीएनए में। और यूरासिल कहां होगा? क्लियर है? देखिए, अब यहां पर उसी को बताया कि शुगर प्लस बेस, यानी कि ये दोनों मिलकर बनाता है न्यूक्लियोसाइड, और इसी में अगर फॉस्फेट जोड़ दिए तो बन गया क्या? न्यूक्लियोटाइड्स। और इसी के साथ में अगर न्यूक्लियोटाइड के साथ में एक प्रोटीन भी जोड़ दिया आप तो फॉर्मेशन कर लेता है क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम हेरिडेटरी मटेरियल, जिसमें डीएनए होता है, और आप जानते हैं कि हमारा कैरेक्टर डीएनए पे डिपेंड करता है, और ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि हमारे पूर्वजों से आता है। यानी हमारा और आपका जो कैरेक्टर है, बिहेवियर है, इसमें बहुत कुछ हद तक ये डीएनए यानी कि आपके पूर्वजों का ही आता है, ठीक है, उनके सीक्वेंस जो आते हैं। तो कई बार में ये देखा जाता है, कई डिजीज भी आज के इस मॉडर्न युग में भी ये पता किया जाता है कि आप पता करो तो आपके किसी फैमिली मेंबर को हुआ था क्या। ये डॉक्टर ये पूछते हैं कि अगर ये है तो इसका मतलब हेरिडेटरी है, तो कुछ अलग तरीके से सोचेंगे, यानी आने वाले जनरेशन में भी आपका ये जो है वो डिजीज होने के चांसेस हैं, गुंजाइश हैं। कई डिजीज होते हैं जो हेरिडेटरी होते हैं।
वन जनरेशन टू अदर जनरेशन में जाता है। तो बाकी बायोलॉजी में हम शिफ्ट कर जाएंगे, उसको छोड़ते हैं। हम लोग को बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो बायोकेमिस्ट्री यानी कि हमें बायोलॉजी का सिर्फ स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात करना है, यानी वो पार्ट जो उनके कंपोजिशन के बारे में बताता है। समझ में आया डीएनए आरएनए का कंपोजिशन? देखो उसी को यहाँ पर लिख दिए हैं। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड में ये आपका शुगर हो गया, बीटा D2। 4 बेस, कौन कौन सा बेस? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। आरएनए में शुगर हो गया राइबोज, 4 बेस कौन कौन सा? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। ये हो गया। नीचे में अभी बताया कि ये किस लिंकेज से जुड़ा हुआ होता है? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने का काम करता है। अब इसके बाद यहां पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है। ये डीएनए का स्ट्रक्चर आप पढ़े होंगे अंडर 10th क्लास में, याद करो। वाटसन एंड क्रिक के द्वारा डीएनए का स्ट्रक्चर दिया गया था डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ऐसे याद आ रहा है? यहां पर ये बता रहा है कि एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ा होता है और साइटोसिन गुआनिन के साथ जुड़ा होता है। देखिए यहां पर एडेनिन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद थाइमिन, whereas cytosine form हाइड्रोजन बॉन्ड विद गुआनिन। एडेनिन और थाइमिन एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जबकि साइटोसिन और गुआनिन एक दूसरे के साथ में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो आप स्ट्रक्चर में देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ रहेगा A डबल बॉन्ड T, फिर C ट्रिपल बॉन्ड G, यानी ये साइटोसिन और गुआनिन के बीच में। ये लिखवाए क्यों? इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है वो? इंपॉर्टेंट ये है कि एक बार क्वेश्चन दिया हुआ था कि डबल स्ट्रैंड में से ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि यहां जो इमेज बनेगा वही इस तरफ में आएगा। अगर इधर एडेनिन है तो उसके सामने में क्या आएगा? थाइमिन। अगर साइटोसिन है तो उसके सामने में गुआनिन। तो उसके अनुसार से दे दिया कि एक अरेंजमेंट है एक स्ट्रैंड का A T G G C C T A। तो आपसे पूछा गया कि इसके जो सेकेंड स्ट्रैंड होंगे उसका क्या होगा। आपको क्या याद रखना है? एडेनिन का लिंकेज किसके साथ? थाइमिन, और साइटोसिन का गुआनिन। तो यहाँ एडेनिन है तो बताओ इसके सामने क्या आ जाएगा? यहाँ C। आया समझ में? तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब यहां पर ये जो पॉइंट दिया हुआ है, यहां देखो, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक gave a double stranded helix structure for DNA. 2 nucleic acid chains are wound about each other and held together by hydrogen bond between pair of bases. देखो pair of bases है, between pair of bases. The 2 strands are complementary to each other because the hydrogen bonds are formed between, देख रहे हो, complementary, formed between a specific pair of bases. Adenine form hydrogen bond with thymine, whereas cytosine form hydrogen bond with guanine. ये डीएनए के बारे में था। आरएनए का बस थोड़ा सा आप बुक में भी देखेंगे, इंट्रोडक्शन है कि आरएनए बॉडी में अलग अलग काम करता है और उसके फंक्शन के अनुसार से इसका टाइप बांटा गया है। ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ये बहुत तरह के हैं। अब इनका क्या क्या फंक्शन है फिर से वो बायोलॉजी का पार्ट हो गया। हम लोग यहाँ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में हम लोग को इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात करना है। अब यहाँ जो लिखा हुआ है उसको आपको कॉपी करना है, ठीक है। ये चैप्टर आज आपका खत्म हो गया, बायोमॉलिक्यूल्स। Thanks for watching this video.